आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आपको बता दें कि परमाणु मॉडल के दुनिया में ये तीसरा परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को करने के बाद रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को ये जानना होगा कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, या उससे भी पहले ये अल्फा किरण के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि आप सभी स्टूडेंट जान लीजिए कि अल्फा किरण पर कौन सा आवेश होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जब विखंडित होता है तो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो ये अल्फा बीटा गामा किरण में अल्फा किरण जो होती है वो धन आवेशित होती है, यानी अल्फा किरण पर धन आवेश होता है। तो जब इस अल्फा किरणों का रदरफोर्ड ने परमाणु पर आघात कराया तो देख सकते हैं इन्होंने पतले सोने का पत्थर लिया और उस पर अल्फा किरणों का आघात कराया। यह है पतले सोने का प्लेट जिस पर आघात कराया इन्होंने, और आघात कराने के बाद आप देख सकते हैं तीन तरह का इसमें किरण है। अधिकांश अल्फा किरणें सीधे की ओर पार कर जा रही है, कुछ अल्फा किरणें जो है कुछ कोण से विचलित हो जा रही है, और कुछ अल्फा किरणें अपने ही पथ पर लौट जा रही है। मतलब इस पूरे फिगर में से एक एटम का फिगर हम आपको लेकर अब समझाने जा रहे हैं, और ये भी वही बतलाएगा जो आप इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे थे। यह है अल्फा किरण, धनावेशित किरण। उसी फिगर में से जो हम अभी दिखा रहे थे उसमें से एक परमाणु का फिगर हम सामने ले लिए। अब इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद पता लगाइए कितने तरह की अल्फा किरणें हैं। तो आपको दिखेगा कि तीन तरह की अल्फा किरणें हैं। कुछ अल्फा किरणें सीधे की ओर पार कर जा रही है, कुछ अल्फा किरणें कुछ कोण से विचलित हो जा रही है, और कुछ अल्फा किरणें अपने ही पथ पर पीछे की ओर। तो आप भी अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अधिकांश अल्फा किरणें क्यों पार कर गई, क्यों लगाइए अधिकांश अल्फा किरणें पार जो सीधे की ओर पार कर गई, क्यों पार कर गई। दूसरा, ये कुछ कोण से विचलित हुई तो क्यों हुई, और तीसरी तरह की किरण जो अपने ही पथ पर लौटने के लिए मजबूर हो गई तो क्यों हो गई। तो इसका मेन कारण है कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जिस तरह से चुंबक का उत्तरी ध्रुव सामने आता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और दक्षिणी ध्रुव सामने आता है तो भी प्रतिकर्षण। लेकिन उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आता है तो समान मतलब सेम कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि ये तब तक से अल्फा किरण विचलित नहीं होगी, तब तक से दूर नहीं भागेगी जब इसके सामने प्लस नहीं आएगा। तो यहां पर ये सीधे की ओर क्यों पार कर गई, क्योंकि इसके सामने धन आवेशित क्षेत्र नहीं आया। यहां पर विचलित क्यों हुई, क्योंकि ये खुद प्लस है और इसके सामने प्लस आ गया, किनारे से टकराकर ये विचलित हो गया। लेकिन यहां पर इसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसका सामना सीधे सीधे नाभिक से हो गया, तो इसको सीधे सीधे पीछे की ओर क्या होना पड़ा, लौटना पड़ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यही ना कि परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र है। ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव क्षेत्र ही है, क्योंकि इसका विचलित होना और इसका अपने पथ पर लौट जाना इस बात का प्रूफ है कि इस पर प्लस है। क्योंकि हम जिस पार्टिकल का, जिस अल्फा किरण का अटैक करवा रहे हैं वो कौन सा आवेश वाला है, धन आवेश। तो ये तभी प्रतिकर्षण होगा जब सामने क्या रहेगा, प्लस। तो इससे साबित हो गया कि परमाणु के मध्य में घना धनात्मक आवेश वाला क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। आपको बता दे कि नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। पहली बार नाभिक का ज्ञान रदरफोर्ड ने ही दिया था। इससे पहले आप जो परमाणु मॉडल पढ़ कर आए हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल बस यही बताता है कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। जे थॉमसन आए तो ये बता दिए कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह स्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। लेकिन नाभिक के बारे में दोनों परमाणु मॉडल में से कोई परमाणु मॉडल नहीं बताया। जैसे ही बात आता है रदरफोर्ड का, तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए रदरफोर्ड ने प्रूफ कर दिया कि परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो शुरू से सारा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने से पहले रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया।
अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के तहत इन्होंने अल्फा किरणों का आघात पतले सोने के पत्थर पर कराया, जिस पर असंख्य एटम थे। उसमें से एक एटम का फिगर आपके सामने है। एक एटम पर अटैक होने पर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे की ओर पार कर जा रही है। दूसरा, कुछ अल्फा किरणें अपने पथ से विचलित हो रही है। और तीसरा निष्कर्ष है कि 10,000 में से केवल एक अल्फा किरण अपने पथ पर पीछे की ओर लौट जा रही है। इससे समझ में आ रहा है कि 9,999 अल्फा किरण का सामना सीधे सीधे नाभिक से नहीं हुआ। इसका मतलब यह भी है कि नाभिक का आकार बहुत ही छोटा है। अगर नाभिक का आकार बड़ा होता तो और भी किरण का सामना इसके साथ हो जाता। अब हम जो आपको क्लास नोट्स में प्रोवाइड किए हैं वो भी थोड़ा बता दें। अभी हमने एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट रदरफोर्ड का समझाया कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया और इसमें 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का आघात 0.004 cm पतले सोने के पत्थर पर कराया, जिसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला निष्कर्ष, अधिकांश अल्फा किरणें बिना किसी विचलन के पतले सोने के पत्थर को सीधे की ओर पार कर जाती है। दूसरा, बहुत कम अल्फा किरणें अपने पथ पर पीछे की ओर मतलब अपने पथ से विचलित होती है। और तीसरा, बहुत ही कम अर्थात 10,000 में से केवल एक ही अल्फा किरण अपने पथ पर पीछे की ओर लौट जाती है। और अब हम बात करने जा रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के गुण का। तो सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण है कि रदरफोर्ड का कहना है, पहला स्टेटमेंट है रदरफोर्ड का कि परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु क्या होता है? गोलाकार। दूसरा, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। अधिकांश भाग खाली होने के पीछे कारण है कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे सीधे पार कर जाती है। तीसरा स्टेटमेंट था कि परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। ये कैसे पता चला कि नाभिक ही होता है, धनात्मक क्षेत्र ही होता है? क्योंकि जो विचलन दो किरण का दिखा गया, आप देख सकते हैं वहां फिगर में, कुछ किरणें विचलित हो रही है, कुछ किरणें अपने पथ से विचलित हो मतलब लौट जा रही है। इसके पीछे कारण है कि इस पर धनावेश है। चौथा, परमाणु के नाभिक पर जितना धनावेश होता है उसके बाहर उतना ही ऋणावेश होता है। पांचवा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमता है, ये रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर लगातार घूमता है तो ये अपने ऊर्जा का ह्रास करता रहता है। तो ये है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट जो ये बतलाया गया। देख सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र होता है, आवेश वाला क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक का आकार संपूर्ण परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। परमाणु के नाभिक पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश नाभिक के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ग्रह की तरह घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा का। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। सबसे पहला दोष रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का पहला दोष है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये नहीं साबित कर पाया कि परमाणु अस्थायी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या क्या गलती मान लिया था। पहला गलती तो ये मान लिया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रह की तरह घूमता है, जो पूरा का पूरा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रह की तरह अगर घूमेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो परमाणु के मतलब परमाणु से बाहर भी जा सकता है या नाभिक से टकरा भी सकता है। तो ये मानना गलत है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ग्रह की तरह घूमता है, ये गलत है, जो परमाणु के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। दूसरा, इसी में एक कॉन्सेप्ट है कि परमाणु का स्थायित्व संभव नहीं है रदरफोर्ड के अनुसार। कैसे? दूसरा जवाब है कि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो लगातार ऊर्जा का ह्रास करता है। तो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी, किसी को ऊर्जा खत्म हो जाएगा और जाकर नाभिक में गिर जाएगा। तो इससे परमाणु का अस्तित्व संभव नहीं है। दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कभी नहीं बताया गया कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। बस रहता है। आपसे अगर पूछे कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है तो आप बताएंगे कक्ष में।
जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कभी नहीं बताया गया कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस स्पीड से घूमता है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कभी नहीं बताया कि बाय विच स्पीड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट मेंशन्ड। मतलब किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये इसके बारे में ये रदरफोर्ड कभी नहीं बताया। इसके बाद आप लोग से अगर हम ये पूछे कि बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो आप बताएंगे 281। ये 281 के अनुसार आप सभी स्टूडेंट क्या समझते हैं? यही ना कि इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हैं कि रदरफोर्ड यहां पर इसको देखते हुए समझा जाए, जैसे ये प्रथम कक्ष है, द्वितीय कक्ष है, तृतीय कक्ष है। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें 281, तो 281 का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तब न बोल पाएंगे जब कक्ष का ज्ञान हो। रदरफोर्ड को तो यही नहीं पता था कि कक्ष भी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अनुसार पर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं की जा सकती है। और लास्ट स्टेटमेंट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम समझते हैं आप लोग, की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये स्पेक्ट्रम का मतलब आप लोग यही समझते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, इसको कहते हैं आप स्पेक्ट्रम, वर्णपट। आज हम इस स्पेक्ट्रम का बात नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जिस स्पेक्ट्रम का बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये है एक परमाणु, और इस परमाणु में जरा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ये है नाभिक, ये है प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष। प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है। यहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए हम मान लिए कि इस कक्ष की ऊर्जा 30 किलो जूल है, इसका 20 किलो जूल और इसका, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ रहने का शर्त है कि उसके पास ऊर्जा 30 किलो जूल होनी चाहिए। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो इसका शर्त है कि इसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। तो होता क्या है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो यहाँ रहने के लिए इसको तो 30 नहीं 10 किलो जूल ऊर्जा रखना होगा। तो ये क्या करता है कि अपने ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करने लगता है, और इसी प्रकाश के सामने हम रख देते हैं प्रिज्म। तो यहाँ एक स्पेक्ट्रम विकसित हो जाता है। इसी स्पेक्ट्रम को हम परमाणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपको बता दें कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्षमता नहीं है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सके, क्योंकि ये व्याख्या तभी संभव है जब माना जाए कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसे कक्ष कहते हैं। तभी तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तभी तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने में ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में करेगा, और हम उस प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो एक स्पेक्ट्रम विकसित होगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो ये था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, जो आप देख पाए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्याख्या नहीं कर सकता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार किसी भी प्रकार के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वेग का निर्धारण भी नहीं कह सकता है कि किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार यह भी नहीं बताया जा सकता है कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। तो ये था आपका आज का क्लास रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया अच्छे से, तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।